नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ बुलंदशहर से। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बड़ी कार्रवाई। बुलंदशहर के 5 नेताओं को भूपेंद्र चौधरी ने निष्कासित किया है। निकाय चुनाव में दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने पर हुई है ये कार्रवाई। भूपेंद्र चौधरी ने 5 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। पूर्व चेयरमैन औरंगाबाद राजकुमार लोधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। पूर्व चेयरमैन नरोरा विवेक वशिष्ठ पर भी गाजगिरी है। कई कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो भूपेंद्र चौधरी की यह बड़ी कार्रवाई अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए बुलंदशहर से। अशोक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कई कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाला गया। बड़ी कार्रवाई भूपेंद्र चौधरी की तरफ से की गई है। क्या कुछ इस संबंध में जानकारी? आपको बता दूं कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश के अनुसार सतेंद्र सिसोदिया ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसमें से राजकुमार लोधी पूर्व चेयरमैन है औरंगाबाद से, विवेक वशिष्ठ है पूर्व चेयरमैन नरोरा, रिंकू कार्यकर्ता है पहासू से, आकाश गर्ग पहासू से, गीता देवी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष है। इन पर कार्रवाई हुई है क्योंकि पार्टी के अंदर खाने दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे निकाय चुनाव में, जिसके अनुसार की बीजेपी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से देर रात को इनको निलंबित कर दिया है और 6 साल के पार्टी से निकाल दिया है। गतिविधियां मिलने की इनकी एक इनपुट मिल रहा था कि वीडियो में दिख रहे थे दूसरे पार्टी को रैली कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, उनका जनसंपर्क करा रहे थे, जिस आधार पर जिलाध्यक्ष की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार स्वतंत्र क्षेत्र उन्होंने तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए 5 नेताओं को निलंबित कर दिया है। बिल्कुल, फिलहाल क्या माहौल अब अशोक बना हुआ है इस कार्रवाई के बाद? बिल्कुल, आपको बता दें उन्नति, जिस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं जो भाजपा के कार्यकर्ता और जो पूर्व चेयरमैन है वो भी सतर्क होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार संगठन के ऊपर कार्य कर रही थी। संगठन में कोई भी लापरवाही तो तत्काल जिलाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के आधार पर इतना निष्कासित की कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं अनुचितता इनमें पाई गई, पार्टी विरोधी इनका काम कर रहे थे, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई हुई है। और बीजेपी लगातार उन नेताओं पर जिलाध्यक्ष का बयान आया था, हालांकि न्यूज वन इंडिया ने खबर चलाई थी, प्रकाशित की थी। एक सपा नेता के साथ में कुछ कार्यकर्ता भी दिख रहे थे, उन पर भी बीजेपी ने जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई करी है। उन पर रिपोर्ट के आधार पर उनका सदस्यता देखी जा रही है और निलंबित की उनकी भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व चेयरमैन नरोरा विवेक वशिष्ठ पर भी गाजगिरी है, जहां कई कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं चाहती है और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां बुलंदशहर के 5 नेताओं को भूपेंद्र चौधरी ने निष्कासित कर दिया है। इसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई हुई है। निकाय चुनाव में दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने पर यह कार्रवाई हुई है। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया है भूपेंद्र चौधरी की तरफ से, जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का प्रयास हो रहा है, तो वहीं जिस तरीके से कार्यकर्ता पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं उसको लेकर एक्शन भी लिया जा रहा है। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी पूरी तरीके से सतर्क है। पार्टी का नेतृत्व कर रहे भूपेंद्र चौधरी भी पूरी तरीके से सतर्क हैं और इसी को लेकर उन्होंने बुलंदशहर में ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्रवाई करते हुए बुलंदशहर के 5 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, फिल्म द केरला स्टोरी यूपी में टैक्स फ्री की जाएगी। फिल्म द केरला स्टोरी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। पूरे मंत्रिमंडल के साथ 12 मई को फिल्म देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो धर्मांतरण के बाद लड़कियों के आईएसआईएस में शामिल कराने की ये पूरी कहानी है। इस कहानी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था फिल्म की रिलीज से पहले ही, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि अब सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में इस मूवी को बैन कर दिया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इस फिल्म को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा निर्णय, जहां 12 तारीख को पूरी कैबिनेट और पूरी मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को देख सकते हैं,
तो वहीं इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से धर्मांतरण के बाद लड़कियों के आईएसआईएस में शामिल हुई हैं वो, और इसको लेकर कैसे दबाव बनाया गया, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया गया, इस तमाम चीजों को लेकर बारीकियां इस फिल्म में दिखाई गई हैं। और इसी को लेकर इस फिल्म का लगातार विरोध किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आपकी केरला स्टोरी होगी, हमारी ये केरला स्टोरी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में जो सच्चाई दिखाई गई है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और पूरे मंत्रिमंडल के साथ 12 मई को फिल्म देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जबरन धर्मांतरण को लेकर बनी है द केरला स्टोरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने द केरला स्टोरी को लेकर क्या कहा है कि कुछ लोगों को न कश्मीर फाइल्स पसंद आई, ना ही उसको द केरला स्टोरी पसंद आ रही है। साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। सर, बात कर लीजिए, इसमें मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, केरला स्टोरी को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है आप लोग की तरफ से, क्या निर्णय है, आप लोग कब इसके द केरल स्टोरी को जो फिल्म है उसको उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इसे तो पूरे देश में टैक्स फ्री करने की ज़रूरत है। और इसे उत्तर प्रदेश के ही लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इसको देखने की ज़रूरत है। प्रकार से क्या साजिशें की जाती हैं इससे ये पता चलता है। और हम लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे और आप सबसे भी आग्रह करेंगे, आप भी जाइए और जो आपके दर्शक मित्र हैं उन सब से कहेंगे वो परिवार के साथ इस फिल्म को देखें और आने वाले खतरे को समझें और उसके हिसाब से सावधानी बरतें। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में स्पेस स्क्रीनिंग रोक दी गई है, वहाँ पे बताया गया कि इससे उन्माद फैल सकता है। तमिलनाडु हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, जहाँ गैर भाजपा सरकारें हों वो इस प्रकार का काम करेंगी, लेकिन वह किसी हिंदुस्तान वासी को अगर वह इस फिल्म को देखना चाहता है तो देखने से नहीं रोक पाएंगे और लोग देखें, ये बार बार मैं अपील करता हूँ। धर्मांतरण को लेकर आप लोग की नीति लेकर के उत्तर प्रदेश में पहले ही कानून बना हुआ है। कोई भेष बदल करके, नाम बदल करके, पता बदल करके, विशेष तौर से हिंदू बेटियों को जो निशाना बनाने वाले लोग हैं वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि कानून उत्तर प्रदेश में कठोरता से कार्य करेगा और यहाँ पर गैर कानूनी ढंग से कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी बताया था कि जिस तरीके से कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। केरला स्टोरी सबसे देखने की अपील भी करते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। वहीं द केरला स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री किए जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। बेटियां इस देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं नरेंद्र मोदी की रिजीम में। उनकी वो असुरक्षित क्यों है? हिंदू बेटियां इस देश की जो है 2 करोड़ रोजगार का वादा था, संसद में कहा गया कि वो आंकड़े सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो सवाल ये है कि जब आज आपके पास महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, इन विषयों पर आप हर आर्थिक मोर्चों पर फेल हैं। एक फ्रॉड फिल्म, फेक फिल्म, जिसके आंकड़े भी अब चेंज कर दिए गए हैं केरला हाई कोर्ट के बाद। तो सुना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट के साथ फिल्म देखने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक निवेदन है, आपने टैक्स फ्री कर दिया, बड़ा आपने पुण्य का काम किया, एक काम और कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं ना, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, दलित हैं, उसमें बैकवर्ड्स हैं। खून से आपको खत लिख, कभी वो खत पढ़। फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल पहला राज्य है जहां इस फिल्म पर बैन लगाया गया है। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने ममता सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। इससे पहले तमिलनाडु में कुछ थिएटर मालिकों ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी थी और वहीं मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले ही इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, बैंक प्रबंधक लेखपाल समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। 4 करोड़ रुपए का प्रतिकर का लाभ लेने का प्रयास किया। यमुना प्राधिकरण की सीईओ मोनिका रानी का बड़ा एक्शन। जेवर में लेखपाल समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले में जांच की गई तो दस्तावेज गलत पाए गए।
ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण की सीईओ मोनिका रानी की भूमाफियाओं पर एक्शन जारी है, जहां थाना जेवर में लेखपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यमुना प्राधिकरण की सीईओ मोनिका रानी ने बताया है कि कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से किसी और की जमीन को अपनी जमीन बताकर यमुना विकास प्राधिकरण को आपसी समझौते के आधार पर बेनामा द्वारा बिक्री किया तथा करीब 4 करोड़ रुपए का प्रतिकर का लाभ लेने का प्रयास भी किया गया। मोनिका रानी का यह बड़ा एक्शन, जेवर में लेखपाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो मामले में जांच की गई तो दस्तावेज गलत पाए गए हैं। तो बड़ा ये पूरा मामला सामने आया है ग्रेटर नोएडा से, जहां बैंक प्रबंधक लेखपाल समेत 6 पर एफआईआर दर्ज हुई है। 4 करोड़ रुपए का प्रतिकर का लाभ लेने का प्रयास किया गया है। तो यमुना प्राधिकरण की सीईओ मोनिका रानी ने बड़ा एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज हुई है और इसी के साथ जेवर में लेखपाल समेत 6 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है। ये गांव रविपुरा में जो है आपसी सहमति से ज़मीन जो प्राधिकरण के द्वारा क्रय की जा रही थी, तो जो फाइल किसान सहमति की आती हैं वो तहसील में भेजी जाती हैं। तो ये संज्ञान में आया था कि एक फर्जी पत्रावली तैयार की गई है, उसमें जो समस्त अभिलेख हैं वो उसके बारे में जो ये पता लगा था कि वो मूल काश्तकार नहीं है, काश्तकार कोई और है। तो उसके संबंध में जांच कराई गई थी और इसी में जो प्रारंभिक तथ्य पाए गए थे तो उसमें जो है एफआईआर की कार्रवाई की गई है। कितने करोड़ का ये मतलब फर्जीवाड़ा था और कितने करोड़ का वो उठा? ये 1 हेक्टेयर से अधिक का भूमि का मामला है और उसी के संबंध में प्रारंभिक जांच के आधार पर एफआईआर। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है? इसमें अज्ञात में भी हुई हैं और 3-4 लोग जो थे तो उन पे एफआईआर की कार्रवाई की। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए नोएडा से। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले पर? यमुना जो अथॉरिटी की जो सीईओ हैं मोनिका, उनके खिलाफ ये कार्रवाई उन्होंने की है और कहीं ना कहीं कार्रवाई के बाद जो भूमाफियाओं के अंदर हड़कंप मचा है। हालांकि इस मामले में कहीं ना कहीं देखा जाए 4 करोड़ रुपए का लाभ लेने का प्रयास किया गया था भूमाफियाओं ने, और जिसमें जो बैंक प्रबंधक समेत जो वहाँ के लेखपाल थे, अधिकारी थे, वो इस पूरे गेम में शामिल थे और कहीं ना कहीं मिलीभगत करने के बाद ये अथॉरिटी से, यमुना प्राधिकरण से उसे रजिस्टर कराया जाता है और कहीं ना कहीं जो देखा जाता है कि फर्जी कागजातों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। जिस तरीके से जांच हुई, जांच में पाया गया कि गलत कागजात देखे गए, जिसके बाद बैंक प्रबंधक समेत लेखपाल समेत 6 लोगों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और साफ तौर पर सीईओ ने एक्शन लिया है और कहा है कि अभी और भी अधिकारियों पर इस मामले में गाज गिर सकती है और कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। जो सीईओ प्राधिकरण के हैं उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा, जहां दस्तावेज भी गलत पाए गए हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही। निशांत, देखिए, मामले में जब जांच की गई तो पता लगा कि जो कागज हैं वो कहीं ना कहीं दस्तावेज जो हैं वो फर्जी हैं, वो गलत पाए गए हैं और उसी से लेकर मिलीभगत कर अधिकारियों ने, बैंक प्रबंधक ने और जो भूमाफिया है उनके द्वारा पूरी तरह से मिलीभगत की गई और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत इस जमीन को नाम कराया गया, जिसके बाद सीईओ जो यमुना प्राधिकरण की है उनके पास इसकी शिकायत होती है तो मोनिका जो रानी सीईओ है उनके द्वारा ये एक्शन लिया गया है। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बैंक प्रबंधक भी शामिल है, लेखपाल शामिल है और कहीं ना कहीं अभी भी और अधिकारियों की भी जो कहीं ना कहीं संदिग्धता देखी जा रही है, जिस मामले में अभी जांच की जा रही है और भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी के सचिव की बढ़ी प्रतिनियुक्ति। सचिव अमित सिंह की यूपी में प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई गई, अगस्त 2025 तक बढ़ाई गई है अमित सिंह की प्रतिनियुक्ति। नियुक्ति विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है इस संबंध में। अमित सिंह भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के अधिकारी हैं। अप्रैल 2017 में विशेष सचिव के रूप में उनको तैनाती मिली थी, तो उनकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है। अप्रैल 2017 में विशेष सचिव के रूप में उनको तैनाती मिली थी। तो अमित सिंह भारतीय रेलवे स्टोर सेवा के अधिकारी हैं।
एटा से अब खबर, पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक सिपाही बलदेव भी गोली लगने से घायल हुआ है। 2 घायल गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार हैं। थाना पिलुआ क्षेत्र के हजारा नहर के पास मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में एक सिपाही बलदेव भी गोली लगने से घायल हुआ है। 2 घायल गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार हैं। तो थाना पिलुआ क्षेत्र के हजारा नहर के पास मुठभेड़ हुई है। तो एटा से ये खबर, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है, जहां मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल हुए हैं। आज थाना पिलुआ क्षेत्र अंतर्गत सुन्ना नहर के घने जंगल में 2 अभियुक्त जो गौकशी के लिए गौवंशी पशुओं को वहां पे रस्से से बांध कर इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस पार्टी को समय से सूचना मिली और पुलिस के द्वारा इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। वहाँ थाना दर्ज पिलुआ को भी उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी हुई है। एक आरक्षी हमारा घायल है। थाने की सरकारी गाड़ी पर भी इनके द्वारा फायर किया गया है और एक्सचेंज हुई फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षात्मक फायरिंग में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 3 मई को लखीमपुर गौशाला में हुए गौकशी के कांड में भी यह शामिल रहे हैं और दिनांक 1 को जो पवास में घटनाक्रम हुआ था उसमें भी शामिल रहे हैं। ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इसमें एक मूल रूप से तो मुठभेड़ में एक सिपाही बलदेव भी गोली लगने से घायल हुआ है। गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 घायल गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार है। तो थाना पिलुआ क्षेत्र के हजारा नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। गौ तस्करों के खिलाफ लगातार प्रशासन जो है सक्रिय है और इसी के चलते मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। रायबरेली से अब खबर, कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा में दिखी है भारी चूक। कोर्ट परिसर में महिला पर चाकुओं से हमला हुआ है। महिला के पति ने किया है चाकू से जानलेवा हमला। चाकू के हमले से महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। तो भारी चूक नजर आई है। कोर्ट परिसर में महिला पर चाकुओं से हमला हुआ है। हमले से परिसर में अफरा तफरी मच गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोर्ट परिसर के लॉकअप के पास हमले से सनसनी। शहर कोतवाली के सिविल कोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमले से परिसर में अफरा तफरी मच गई। क्लाइंट है, इनका नाम हुआ उमा सिंह और इनके आज ये तारीख पे आई थी और इनके जो है पति इनको कोर्ट के अंदर ही हम तारीख लेने जा रहे थे, चाकू से इनके ऊपर हमला कर दिया। किसके हमला किया, क्या है कारण, क्या है? अब उसके मन में क्या चल रहा होगा कि हम मार दें तो मुकदमा ख़त्म हो जाए, क्या है उसके मन में चल रहा था, ये हम नहीं जानते। किस चीज़ का मुकदमा चल रहा है? किस चीज़ का मुकदमा चल रहा है? इसका जो है विधायक का मुकदमा चल रहा है। कैसा शादी को? इसके शादी को रहे लगभग 22 साल हो रहे हैं हमसे। इसको 2 बच्चे भी हैं। कहाँ की रहने वाली है? 1 बच्चे। ये पूरे रंभा थाना ऊंचाहार की रहने। ये महिला है, इसको पुलिस वाले लाए हैं और इसको पेट में चोट लगी हुई है। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम उमा सिंह है और ये ऊंचाहार थाने की रहने वाली है। अब कैसी स्थिति में है? महिला को स्थिर है और उसको भर्ती कर दिया गया है। ये महिला है, इसको पुलिस वाले लाए हैं और इसको पेट में चोट लगी हुई है। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम उमा सिंह है और ये ऊंचाहार थाने की रहने वाली है। अब कैसी स्थिति में है? महिला को स्थिर है और उसको भर्ती कर दिया गया है। लखनऊ से अब खबर, गैंगस्टर बदन सिंह उर्फ बद्दो की बढ़ेगी इनामी राशि। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए बढ़ेगी इनामी राशि। डीजीपी मुख्यालय से उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। 5 लाख इनामी राशि बढ़ाने का ये प्रस्ताव है। मेरठ का बड़ा गैंगस्टर है बदन सिंह उर्फ बद्दो। लगातार ये फरार चल रहा है गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो और इसी के चलते उस पर इनामी राशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जहां 2.5 लाख से 5 लाख इनामी राशि बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। मेरठ का बड़ा गैंगस्टर है बदन सिंह बद्दो। तो लगातार फरार चल रहा है गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो।
गैंगस्टर बदन सिंह उर्फ बद्दो की बढ़ेगी इनामी राशि। कानपुर से अब खबर, पहलवान पुरवा में एक मकान में हुआ भीषण विस्फोट। विस्फोट से मकान की छत उड़ गई है। हादसे में 7 लोग घायल हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवान पुरवा का ये पूरा मामला है। तो विस्फोट से मकान की छत उड़ गई है। हादसे में 7 लोग घायल हैं। तो नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवान पुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर, पहलवान पुरवा में एक मकान में भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट से मकान की छत उड़ गई है। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। तो नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवान पुरवा का ये पूरा मामला सामने आया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से। रामजी, क्या कुछ जानकारी, कैसे ये विस्फोट हुआ है? मकान की छत उड़ गई है, 7 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल्याण से कंदरगंज थाना क्षेत्र में ये पड़ता है क्षेत्र है पहलवान सिंह पुरवा, जहाँ पर एक राधेश श्याम गुप्ता का मकान है, जहाँ पर एक परिवार जो किराए पे रहता था, जिसके घर पर देर रात को एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट की गूंज आसपास कई किलोमीटर दूर तक जाती है। सूचना के बाद आसपास के लोग जब वहां मौके पर पहुंचे, देखते ही मकान की छत तक उड़ जाती है, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल पड़े हुए थे। जिसके बाद इलाकाई लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कंदर का एसीपी समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि विस्फोट जो हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन जो फॉरेंसिक टीम जो मौके पर पहुंची है, उसने जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया बताया है कि जो मौके पर जो वो फ्रिज है उसका कंप्रेसर फटने से हादसा हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव को लेकर मतदान लगा हुआ है और किसी भी तरह की चूक ना हो। ऐसे में जो फॉरेंसिक के टीम के साथ LIU व कई जो खुफिया एजेंसी वो मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन कर रहे हैं। ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह का विस्फोट है, क्या वो कंप्रेसर से ही हुआ या कोई और ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से इतना खतरनाक विस्फोट हुआ है। फिलहाल ACP चंद्रनगर ने पूरे मामले में बताया कि जो घायल है उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और विस्फोट का जो प्रथम दृष्टिया उनको जानकारी वो कंप्रेसर की बिल्कुल बता रहे हैं। फिर भी उनका साफ तौर पर कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी उनके पास आ जाएगी, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में विस्फोट का कारण क्या, उसके बाद ही सब कुछ स्पष्ट करने की बात कही है। जी बिल्कुल, फिलहाल घायलों की क्या अपडेट है राम जी? जी, जो विस्फोट हुआ इसमें 7 लोग गंभीर से घायल हुए, जिसमें एक बच्चा, 2 महिलाएं व 4 पुरुष हैं, जिसमें सभी का इलाज अस्पताल चल रहा है। 2 लोग की हालत नाजुक बताई, जिसमें एक बच्चा है और एक महिला है जिसकी हालत काफी नाजुक है, उनको आईसीयू भर्ती किया गया। बाकी 5 लोगों का नॉर्मल तरीके से इलाज चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम अपडेट के लिए। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां प्रशासन ने सहारनपुर मार्ग पर स्थित टायरों से तेल निकालने फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। बता दें कि प्रशासन ने श्री तिरुपति इंडस्ट्रीज से लगातार प्रदूषण की शिकायत मिलने पर फैक्ट्री को सील कर दिया है। उप जिलाधिकारी सदर ने जानकारी देते हुए बताया है कि यहां के ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत की गई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं फैक्ट्री मालिक ने बताया है कि हम 1 साल से इस फैक्ट्री को चला रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्री चलाने की अनुमति भी है। हमारे पूरे प्लांट में चिमनी प्रॉपर तरीके से लगी हुई है और फैक्ट्री से काला धुआं नहीं निकलता है। मेरा नाम दीपक जैन है। कमियां तो सर यही बताएंगे कि क्या कमियां थी। हमारे पास तो इसकी परमिशन है और हम 1 साल से इसको चला रहे हैं और जितनी रिएक्टर की परमिशन है उसके तहत ही हम चला रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, इसका 24 घंटे का प्रोसीजर होता है। हमारी पूरी मशीन सुबह रात को चलती है और दिन तक वो कूलिंग पे जाती है। उसके बाद फिर लोडिंग शुरू होती है, उसके बाद 8 बजे चलती है लगभग। मेरा नाम दीपक जैन है। कमियां तो सर यही बताएंगे कि क्या कमियां थी। हमारे पास तो इसकी परमिशन है और हम 1 साल से इसको चला रहे हैं और जितनी रिएक्टर की परमिशन है उसके तहत ही हम चला रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, इसका 24 घंटे का प्रोसीजर होता है। हमारी पूरी मशीन सुबह रात को चलती है और दिन तक वो कूलिंग पे जाती है। उसके बाद फिर लोडिंग शुरू होती है, उसके बाद 8 बजे चलती है लगभग। मेरा नाम दीपक जैन है। कमियां तो सर यही बताएंगे की गई थी कि यहाँ पर मेसर्स तिरुपति इंडस्ट्रीज चल रहा है, जहाँ पर रात में 8 बजे से लेकर के दिन के सुबह के 8 बजे तक लगभग ये चलता है। ये कल भी वेरीफाई करवाया गया था, कल भी ये चला था
और इसकी पुष्टि यहाँ के श्रमिकों द्वारा भी की गई है, यहाँ के ग्रामीणों द्वारा भी किया गया। जब इस बात की शिकायत की पुष्टि होने पर हम लोग यहाँ पर आए। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण विभाग से भी हैं और हमारे पुलिस बल वाले भी हैं, और यहाँ पर आकर देखा गया तो वास्तव में यहाँ पर टायरों का जखीरा पड़ा हुआ है और इसको गला करके इससे तेल और अन्य सामान, कार्बन वाली चीज़। लखनऊ से अब खबर, पीएफआई के मददगारों पर भी कसेगा शिकंजा। एटीएस की गिरफ्त में आए 70 से ज्यादा संदिग्धों ने राज खोले हैं। 70 से ज्यादा संदिग्धों का सत्यापन करा रही है एटीएस। 20 जिलों में एटीएस ने छापेमारी की थी। पीएफआई को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले भी एटीएस की रडार पर है। तो 70 से ज्यादा संदिग्धों का सत्यापन करा रही एटीएस। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से अब लगातार सक्रियता बढ़ा रही है पीएफआई को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले भी अब एटीएस के रडार पर रहेंगे, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी एटीएस लगातार पीएफआई के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है, क्योंकि जिस तरीके से इस संगठन को बैन किया गया, क्योंकि सीए एनआरसी के प्रदर्शन के दौरान पूरे प्रदेश भर के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। हालांकि उस प्रदर्शन के दौरान भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्रवाई की थी। उसके बाद इस संगठन को बैन किया और बैन करने के बाद लगातार इस संगठन के जो सदस्य हैं वो अंडरग्राउंड रहकर अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग की गई और उन फंडिंग को बच्चों की शिक्षा, साथ ही साथ गरीबों की सुरक्षा और सेवा के नाम पर पैसे लिए गए। उनका प्रयोग दूसरी तरीके की जो पीएफआई की गतिविधियां हैं उसमें किया जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। उनसे उनके नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश है, किस तरीके से इस पैसे को अलग अलग मदों में खर्च किया गया, किनके पैसे। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जांच और एक्शन का दायरा जो है बढ़ाया जा रहा है। बहुत